प्रिय छात्रों और सभी मित्रों को मेरी YouTube चैनल उमा लिटरेचर अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आपको आज का पाठ अवश्य ही पसंद आएगा। तो आज हम देखेंगे कि इतिहास में पूर्वाग्रह का क्या अर्थ होता है। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में या किसी घटना के बारे में या किसी अन्य कोई इवेंट के बारे में अगर हम कोई पहले से हम मन बना लेते हैं, हमारी मानसिकता पहले से उसके प्रति सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। यदि हमने पहले उसके बारे में कुछ जाना हो या ना जाना हो या सुना हो उसका नाम, तो उसे ही पहले से हम एक धारणा बना लेते हैं जो अच्छी या बुरी हो सकती है। ऐसे ही इतिहास में भी धारणाएं होती हैं जिन्हें हम पूर्वाग्रह कहते हैं। अब पूर्वाग्रह की धारणा को तो हमने जान लिया कि पूर्व पहले से मन में बनी हुई धारणा को ही पूर्वाग्रह कहते हैं। इसके अंतर्गत दो हमारे पास आते हैं, दो सिद्धांत कह लीजिए चाहे या दो नियम कह लीजिए। एक होती है वस्तुनिष्ठता इतिहास में और दूसरी होती है व्यक्ति निष्ठता। व्यक्ति निष्ठता को हम विषय निष्ठता भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम पहले तो कुछ विद्वानों के विचार देख लेते हैं, फिर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वस्तुनिष्ठता और व्यक्ति निष्ठता में क्या अंतर है और इनका क्या मतलब है इतिहास लेखन में। तो कमाल अतातुर्क नामक विद्वान का कहना है कि इतिहास लेखन का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इतिहासकार इतिहास की रचना करने वाले के प्रति सत्यनिष्ठ नहीं होता, अर्थात उसका निरूपण जैसा का तैसा नहीं करता है, तो सत्य का निर्वाह नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें इतिहासकार के अपने मन की बातें भी आ जाती हैं, जिसको हम पूर्वाग्रह के नाम से जान रहे हैं अभी। और इसका दंड पूरे समाज को भोगना पड़ता है जब गलतियां होती हैं तो। इसी तरह डीन इंज नामक विद्वान का कहना है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर से भी बड़ी शक्ति इतिहासकारों के हाथों में होती है, क्योंकि वह अतीत को बदल सकता है। अर्थात वह इतिहासकार कभी कभी अपने समाज और समय के अनुरूप इतिहास को बदल भी दिया करते हैं या बदल भी दिया करते थे। ठीक है, तो हमें बदला हुआ इतिहास भी पढ़ना पड़ता है कभी कभी, जो क्योंकि सारा समाज वही मानता है जो इतिहासकार बताता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता ये दो प्रकार के भाव मौजूद रहते हैं। बिना एक दूसरे के इतिहास लेखन संभव ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि लेखक ने हाथी का उदाहरण दिया है। यदि हाथी को देखकर लोग उसका रंग रूप, आंख, कान आदि, उसके कान कितने बड़े, उसके पैर खंभों जैसे हैं, उसकी पीठ ढोल जैसी है, आदि चीजों का वर्णन करते हैं जो वास्तव में वस्तुनिष्ठ है, अर्थात सत्य है। वस्तुनिष्ठ इतिहास क्या करता है? सत्य का ही निरूपण करता है, और जब इतिहासकार सत्य का निरूपण करता है तो वही इतिहास वस्तुनिष्ठ हो जाता है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं एक दूसरे से, दोनों एक जैसे नहीं है बल्कि अलग अलग है। वस्तुनिष्ठ अलग है और व्यक्तिनिष्ठता अलग है। वस्तुनिष्ठता को हम वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। ठीक है, परंतु जब उसी हाथी को हिंदू लोग उसे गणेश का प्रतीक मानते हैं और मुसलमान और अन्य जातियां उसे जानवर, नेक भला पशु, नेक पशु, पालतू पशु, भारवाहक आदि, जो मतलब व्यक्तिपरक, यहाँ पर व्यक्तिनिष्ठ जो वर्णन हो जाता है या विषय परक जो वर्णन हो जाता है कि उसके बारे में तरह तरह की राय रखते हैं एक हाथी के बारे में, तो वही वस्तुनिष्ठता या विषय निष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता या विषय निष्ठता कहलाती है। अर्थात हाथी का रंग रूप जो है वो तो वस्तुनिष्ठ है, मगर उस पर जो व्याख्या की गई है वह व्यक्तिनिष्ठ हो जाती है। तो इसी प्रकार एक और उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं कि भारतीय इतिहास के जो विद्यार्थी हैं वो 1857 की क्रांति से भली भांति परिचित हैं। यह घटना घटी थी, यह एक तथ्य है, अर्थात यह सत्य है, ये घटना घटी थी। तो यह कथन जो है कि 1857 में एक राष्ट्रीय क्रांति हुई थी, यह कथन वस्तुनिष्ठ है, अर्थात इसमें झूठ नहीं है, ये एकदम सत्य है। ये तो इतिहास का ये वस्तुनिष्ठ हो गया, अर्थात यहाँ पर इतिहास वैज्ञानिक है। और यह एक वस्तुनिष्ठ कथन हम कह सकते हैं किसको है। किंतु भारतीय और अंग्रेज इतिहासकार इस विद्रोह की अलग अलग व्याख्या करते हैं, इसका स्वरूप ही बिल्कुल अलग अलग विवेचन हो जाता है। तो जैसे अंग्रेज इतिहासकार क्या कहते हैं कि यह तो एक गदर था,
1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो केवल एक गदर था। और कुछ लोग, कुछ इतिहासकार इसे मुस्लिम षड्यंत्र भी कहते हैं, कुछ लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी इसका वर्णन करते हैं। तो किंतु जो भारतीय राष्ट्रीय इतिहासकार हैं वह इसे भारत का प्रथम राष्ट्रीय संग्राम के नाम से संबोधित करते हैं। तो वे इस महान विद्रोह की व्याख्या विभिन्न रूप से करते हैं। अतः इन कथनों या निर्णयों में व्यक्तिगत व्यक्तिनिष्ठता या विषय निष्ठता का समावेश अवश्य ही हो जाता है। यह इतिहास में एक घटना घटी वो तो वस्तुनिष्ठ है, मगर उसकी जो व्याख्या की गई वह विषयनिष्ठ है। आशा है छात्रों को बहुत अच्छी तरह मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं उन्हें क्या बतलाने की कोशिश कर रही हूँ। अतः वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या होता है? पूर्वाग्रह से मुक्त, जिसमें कोई भी पूर्वाग्रह ना हो, जो सच है, सत्य का निरूपण करे, वही इतिहास वस्तुनिष्ठ हो जाता है। और जो पूर्वाग्रह से युक्त होता है, अर्थात पूर्वाग्रह अपने अपने विचार जिसमें शामिल होते हैं, लोगों के अपने मत शामिल हो जाते हैं, तो वह व्यक्तिनिष्ठ या विषयनिष्ठ इतिहास हो जाता है। ठीक है, तो वस्तुतः जो वस्तुनिष्ठ इतिहास है उस लेखन का अर्थ भावनाओं या मतों से मुक्त होकर इतिहास लिखना। ऐसा कहा जाता है कि वस्तुनिष्ठता इतिहास में अवश्य होनी चाहिए। तो जब हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होते हैं तभी तो कोई इतिहास वस्तुनिष्ठ हो सकता है। तो वस्तुनिष्ठ क्या करता है? वो सत्य का निरूपण करता है और यह साक्ष्यों पर आधारित होता है। इतिहास भी सत्य को ही प्रकट करता है, वो भी साक्ष्यों पर आधारित होता है। इसके जो तथ्य होते हैं, जो इसके साक्ष्य होते हैं, वो अकाट्य होते हैं। वस्तुनिष्ठता की कल्पना कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आधारित होती है। जैसे कि पहला बिंदु है कि अतीत जो है वो वास्तविक है, अर्थात अतीत कोई कल्पना नहीं है, वह घटनाएं अतीत में जो हुई हैं वो वास्तव में घट चुकी हैं। तो अतीत वास्तविक है और सत्य उससे जुड़ा हुआ है और जो साक्ष्यों से संबंधित होती हैं। दूसरा होता है कि पहले तथ्य सामने आते हैं और अर्थात पहले वस्तुनिष्ठता सामने आती है, फिर उसकी व्याख्या स्टार्ट होती है। तो व्याख्या में वस्तुनिष्ठता व्यक्तिनिष्ठता घुस जाती है जाकर, और तथ्यों तथा मूल्यों और निर्णयों में अंतर हो जाता है। तथ्य कुछ कहते हैं और इतिहासकार जो मूल्य निर्णय उसका करता है वो उसका कुछ और हो जाता है। तो इतिहास, और तीसरा जो महत्वपूर्ण इसमें है, महत्वपूर्ण बात वो ये है कि इतिहास और गल्प अर्थात होता कहानी। इतिहास कहानी नहीं है, ये एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। इतिहास सत्य होता है और कहानी कल्पना होती है। तो यहाँ पर सत्य कोई कल्पना नहीं है, अर्थात इतिहास भी कोई कल्पना की वस्तु नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रेरित जो पद्धति है वह इतिहास लेखन की वैज्ञानिक पद्धति है और इसके द्वारा ही अतीत की यथार्थ स्वतंत्र और सत्य पुनर्रचना संभव है। इससे इतिहास विषय की उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है। यह साहित्य या गल्प से भिन्न एक स्वतंत्र और अद्वितीय विषय के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। अद्वितीय विषय बन जाता है इतिहास का। इसीलिए इसे पंचम वेद भी कहा गया है, क्योंकि वह सत्य का निरूपण ही, सत्य की खोज ही इतिहास का काम है। इतिहासकारों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, वो ये कि इतिहास लेखन कितना वस्तुनिष्ठ है। कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि यह कुछ सीमा तक ही संभव है। यह तथ्यों के प्रस्तुतिकरण तक सीमित है, अर्थात जहां तक तथ्य है और उनका प्रस्तुतिकरण है वहां तक तो वो वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, लेकिन जैसे ही, किंतु तथ्य जो है वो स्वयं खुद तो बोल नहीं पाते। अभिलेख, सिक्के, पाषाणोत्तरण आदि ये स्वयं तो अपनी कहानी नहीं कहते हैं। इनको जिह्वा या इनकी वाणी कौन देता है? इतिहासकार देता है। तो जब इतिहासकार को वाणी देना शुरू होता है तो वहीं पर इतिहास वस्तुनिष्ठता से बढ़कर व्यक्तिनिष्ठता की तरफ कदम बढ़ा देता है या विषयनिष्ठता की तरफ कदम बढ़ा देता है, क्योंकि इतिहासकार बहुत सारे हैं और सभी अपने अपने विचारानुसार, अपने अपने मत के अनुसार इतिहास का निर्माण करते हैं। तो तथ्यों का विवेचन या व्याख्या इतिहासकार अपने अपने ढंग से करते हैं। यही पर व्यक्तिनिष्ठता या आत्मपरकता प्रारंभ हो जाती है या विषय निष्ठता प्रारंभ हो जाती है। इतिहास लेखन में व्यक्ति निष्ठता अवश्यम भावी है। हम पूरी तरह इतिहास को पूरी तरह वस्तुनिष्ठ नहीं किया जा सकता है, अर्थात पूरी तरह से विज्ञान नहीं किया जा सकता है, किंतु इसके जो साक्ष्य होते हैं, तथ्य होते हैं, वो अवश्य ही वस्तुनिष्ठ होते हैं। लेकिन उसकी व्याख्या इतिहास की जो होती है, जो इतिहासकार करते हैं, वहां पर वस्तुनिष्ठता संभव नहीं रह जाती, बल्कि वह विषय निष्ठता या व्यक्तिनिष्ठता में या आत्मपरकता में परिवर्तित हो जाती हैं।
वस्तुतः यहीं से पूर्वाग्रह और पक्षपात आरंभ हो जाता है। इतिहास में पूर्वाग्रह कहाँ पर है? जहां पर ही तथ्यों की व्याख्या स्टार्ट की जाती है, यहीं से पूर्वाग्रह स्टार्ट हो जाता है। हम कह सकते हैं कि इतिहास लेखन में व्यक्ति निष्ठता या विषय निष्ठता को बिल्कुल भी खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह तो इतिहास लेखन या शोध प्रबंध लिखने के समय विषय के चयन से ही शुरू हो जाती है। मान लीजिए कोई बच्चे शोध कर रहे हैं, या कोई विद्यार्थी शोध कर रहे हैं, शोधार्थी शोध कर रहे हैं, या कोई इतिहासकार इतिहास लिखने जा रहा है, तो पहले तो वो चुनता है कि मैं कौन सा विषय चुनूंगा जिस पर मुझे लिखना है। तो इसके चयन से ही वस्तुनिष्ठता खत्म होती है, व्यक्तिनिष्ठता का प्रारंभ हो जाता है। तो व्यक्तिनिष्ठता कभी भी हटाई नहीं जा सकती। तो इतिहासकार तो अपने मनोनुकूल ही विषय का चयन करता है, जिसमें उसका मन लगता है उसी शाखा को या उसी विषय को वो चुन लेता है। तो ये कह सकते हैं कि इतिहास में पूर्ण वस्तुनिष्ठता का दावा नहीं किया जा सकता। उसमें वस्तुनिष्ठता तथ्यों तक सीमित होती है, तथ्यों के प्रस्तुतिकरण तक सीमित होती है, और जब उसकी व्याख्या होती है, तथ्यों की व्याख्या, उपकरणों की व्याख्या, अभिलेखों की व्याख्या, सिक्कों की व्याख्या जब होने लगती है, तो इतिहासकार के द्वारा जाने अनजाने में ही विषय निष्ठता या व्यक्तिनिष्ठता स्टार्ट हो जाती है। तो ये छोटा सा आज का लेसन था। आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग व्यूज नहीं बढ़ा रहे हैं, इसलिए मेरे लिए चिंता का विषय है। कृपया सहयोग करें इसमें। अवश्य जब मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए, तो आप लोग अवश्य देखें कम से कम। धन्यवाद।